तो आपके सामने स्क्रीन में जैसे शो होगा ना, डाइकोटोमस स्केल है, कैटेगरी स्केल है, लीकेज स्केल है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल, स्टेपल स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, ये टाइप्स हैं, ठीक है, रैंकिंग स्केल। इस तरह से आगे चल के आपके पास रेटिंग स्केल की टाइप्स हैं। इसी तरह से आगे चल के आपके पास रैंकिंग स्केल आता है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो स्केल, जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल आपको देंगे, जैसे डाइकोटोमस स्केल होता है। अब ये जो डाइकोटोमस स्केल होता है ना, ये नॉर्मली आप लोगों ने क्वेश्चनेयर्स में क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो की फॉर्म में चाहिए होता है। उस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए आप यूज करते हैं डाइकोटोमस स्केल, ठीक है। डाइकोटोमस स्केल की क्या कैटेगरीज होती हैं? यस और नो, ठीक है। यस को हम 1 नंबर एलोकेट कर देते हैं, नो को हम 0 नंबर एलोकेट कर देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी से पूछना चाहते हैं, डू यू हैव योर ओन कार, डू यू हैव योर ओन हाउस, ठीक है, एंड सो ऑन। जिसके क्वेश्चन के आंसर यस और नो में आप चाहते हो, उस तरह के क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम डाइकोटोमस स्केल यूज करते हैं। एंड डाइकोटोमस स्केल जो होता है, इट्स इन फैक्ट इट्स अ नॉमिनल स्केल, इट्स अ टाइप ऑफ द नॉमिनल स्केल। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा, इसी तरह से कैटेगरी स्केल है। कैटेगरी स्केल का क्या मतलब होता है? अब कैटेगराइज आपको याद होगा, कैटेगराइज हम किस में करते हैं, ये भी हमारे पास नॉमिनल स्केल की एग्जांपल है। जैसे आप अब उसी टाइप के स्केल्स हैं, आगे इसने ना टाइप्स डिफरेंट बना दिए हैं। जैसे अब कैटेगरी स्केल है, कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि आप कैटेगराइज कर देते हैं जो ओपिनियन होता है ऑफ द रिस्पोंडेंट को। जैसे आप देखिए, वो क्वेश्चन कर रहा है, वेयर इन जॉर्डन डू यू रिसाइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहती हूँ कि इन विच डिपार्टमेंट यू आर स्टडीइंग इन द नामल, तो आगे मैं कैटेगराइज कर दूं, डिपार्टमेंट्स को कैटेगराइज कर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैटेगरी स्केल कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब बाकी आप देख लीजिए, ये लीकेज स्केल है और ये स्केल है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है, अब आप सब लोग काइंडली, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अब आप लोगों की नेक्स्ट वीक एक छोटी सी मैं आपको असाइनमेंट देगी, तो क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगी ना, वो तो एक क्वेश्चन होगा ना, आप लोगों की रिटन असाइनमेंट होगी। अब नेक्स्ट वीक में आप लोगों को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन हर स्टूडेंट ने उसको प्रेजेंट करना होगा। आई विल गिव एवरी स्टूडेंट 2 to 3 minutes या मैक्सिमम 5 minutes टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वो इस तरह से होगा कि ये जो स्केल्स की टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपके सामने स्केल्स की टाइप्स है जो गिवन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, जैसे लीकेज स्केल है आपके पास, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, ये यहाँ से लेकर एंड तक स्लाइड्स इनकी आप लोगों ने नेक्स्ट वीक मुझे देनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप लोगों को समझना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सारी स्केल्स की टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज क्लियर, आप लोगों को ये समझ आ गई है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझना है या कोई चीज समझना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एवरीवन हैज टू गिव मी द प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के हर स्टूडेंट ने मुझे इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, एंड आई विल गिव एवरी स्टूडेंट 5 minutes, ठीक है। और 5 minutes की वो प्रेजेंटेशन देगा, और उससे मैं 5 minutes, उससे नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन के बाद 2 to 3 minutes में उससे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, आपकी क्लास एवेल्युएशन के मार्क्स अभी भी मेरे पास हैं, जो 4 से 5 नंबर हैं जो स्टिल रिमेनिंग है। हमारे पास अभी 3-4 क्लासेस ही हैं फर्दर, ठीक है, 15 जून तक क्लासेस हैं। तो मैं चाह रही थी कि वो हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन है आप लोगों की, ये 3 marks की प्रेजेंटेशन है आप लोगों की क्लास एवेल्युएशन मार्क्स में से, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन जिसकी प्रेजेंटेशन देगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द जो आप लोग रिस्पॉन्स होगे और आपकी प्रेजेंटेशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को मार्क्स एलोकेट होंगे, ठीक है। 3 marks की प्रेजेंटेशन है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक योर प्रेजेंटेशंस। ये क्लियर होगी सबको बात? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। ये स्लाइड्स आप लोगों को मेरे ख्याल है ऑलरेडी मैंने ये वाला चैप्टर आप लोगों से शेयर किया हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैम तो हमने खुद प्रेजेंटेशन मतलब इसी पे से ही देनी है? हाँ हाँ, ऐसे ही आप लोग इसी तरह से ये आपके सामने वो होगा ना, लाइक इस तरह से ये आपके पास जो स्लाइड्स होंगी ना, इसको हमने शो करके मुझे प्रेजेंटेशन देनी, ठीक है। मुझे स्लाइड का वर्ड नहीं याद आ सम टाइम ऐसे होता है कि कॉमन वर्ड होता है जो आपको आपके ना वो नहीं आ रहा होता आपको, ठीक है। समझ आ गई बात? नहीं, बस इस तरह से आप लोग मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। मैम बस इसी को हमने डिस्क्राइब कर मतलब आगे आगे हमने एलैबोरेट करते जाना, मतलब आपको बताना है डिटेल्स में कि क्या है, ठीक है। इसी को एलैबोरेट करना और इसी में से मैं आप लोगों से हर स्टूडेंट से मैं कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, और इसी में से करूंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बाहर से, बस सिंपल क्वेश्चन में करूंगी, लेकिन इसी में से करूंगी, ठीक है। और आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सब की सब नेक्स्ट वीक में आप लोगों की क्लास में प्रेजेंटेशन होगी सब बच्चों की, ठीक है। ओके मैम।
ओके क्लियर। मैम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, नथिंग, देयर इज नो नीड। सिंपल आप लोग जो है वो ये आपके सामने स्लाइड्स गिवन है, आप लोग सिंपल इससे प्रेजेंटेशन में दे दीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो भी आप लोगों ने मुझे देनी होगी प्रेजेंटेशन वो दे दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों से पूछ लूंगी। किसी किस्म की कोई अपनी खुद से स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीन शेयर करनी होगी मेरे साथ तो मैं आपको अलाउ कर दूंगी, आप लोग स्क्रीन शेयर कर देना मुझसे, ठीक है। ओके मैम। अच्छा अब मैं इसको ये जो है आपके पास स्लाइड, इनको मैं शेयरिंग को मैं स्टॉप करूंगी, मैंने आप सच पे शेयर करती हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस इंटरवल्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रिगार्डिंग द ये जो आपके पास स्केल्स हैं, ठीक है। बेसिकली स्केल्स जो होते हैं ना वो आप यूज करते हैं ताकि आप लोग जो रिस्पॉन्सेज है ना उनको मेजर कर सकें। अब जो स्केल्स होते हैं वो मेन टाइप के 4 स्केल्स ही होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो फर्दर टाइप्स है ना ये फिर उसको फर्दर उन्होंने कैटेगराइज करके फर्दर उनके टाइप्स फाइंड आउट की हुई हैं, ठीक है। ओके जी। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है जी क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों में एक मजे की बात बताऊं कि आप लोग मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है ना उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ये जिसे कहते हैं ना कि जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो वो एक स्टेप होता है वो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा जब जो लोग प्राइमरी डाटा पे काम करते हैं ना वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट इसी वजह से होते हैं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन द क्वेश्चन है। लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इवन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो कि लोगों ने अपनी तरफ से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो उसमें या तो क्वेश्चन ठीक से नहीं डले हुए होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जो स्केल्स यूज किए होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं होते हैं, या जो ओवरऑल जो जनरल अपीयरेंस होती है क्वेश्चन है कि वो ठीक नहीं होती है। अच्छा लेंथ ऑफ द क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर जो कि होनी चाहिए। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि नहीं होती हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हर बंदा अच्छा क्वेश्चन नहीं बना सकता। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैंने खुद क्वेश्चन चेक भी किए हैं, तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बनाते। लेकिन मेरा एक जो अच्छा एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि मैंने हमेशा जो आज तक जितने भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जैसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है बनाते हैं। समटाइम तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकती जितना अच्छा स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब लोग बनाएंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके, अब ये है कि चैप्टर 8 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 जो है इनफैक्ट वी विल डिस्कस द डाटा कलेक्शन मेथड्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना दैट इज वन ऑफ द डाटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि इसके अलावा भी और बहुत सारे डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन है। देखिए सोर्सेज ऑफ डाटा ये अभी ऑलरेडी हम लोग चीजें बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जो डाटा कलेक्शन सोर्सेज होते हैं, ये टाइप्स ऑफ द डाटा कलेक्शन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक प्राइमरी डाटा होता है आपके पास, एक सेकेंडरी डाटा होता है। अच्छा प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपके सामने गिवन है कि जैसे देखें आप किसी इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करते हैं, या आप पैनल्स जो स्टडीज होती हैं, जो पैनल्स में लोग डिस्कशन करते हैं उससे जो डाटा कलेक्शन होती है, ये फोकस ग्रुप्स होते हैं जिन जो किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो डाटा वहां से कलेक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है। Similarly, we are having another type of the data that is called the secondary data. Secondary data is information that is gathered from the sources that are already existing. For example, इसकी क्या है, जैसे कंपनी रिकॉर्ड्स है, पब्लिकेशंस है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वेज है, या स्टेटिस्टिकल रिव्यूज हैं, वेबसाइट्स हैं, मीडिया है, या इंटरनेट है, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास लिटरेचर है, या जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अच्छा अब जो डाटा कलेक्शन हो सकती है ना वो आप दो से तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप लोगों ने देखा कि जैसे पैनल्स हैं, फोकस ग्रुप्स है, इनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर प्राइमरी डाटा की हम बात करते हैं तो प्राइमरी डाटा में देखें जो डाटा कलेक्शन होती है वो नॉर्मली हम इंटरव्यूज के थ्रू करते हैं, ठीक है, या हम क्वेश्चनर्स के थ्रू करते हैं, या एक वो टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल सर्वेज, ठीक है। इंटरव्यूज का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, वो भी अभी मैं मजीद आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चनर भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल सर्विस क्या चीज होती है जिसमें रिस्पोंडेंट जो सॉरी रिसर्चर जो होता है ना, वो एज एन ऑब्जर्वर काम करता है, ठीक है। यानी कि उसमें ये नहीं होता कि यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, और वर्बली आप जो है उनसे क्वेश्चन करें, या आप रिटर्न फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन है में रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं ना, और इंटरव्यूज में आप वर्बली क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनसे। ये दोनों तरीके नहीं होते। उसमें सिंपल ये होता है कि रिस्पोंडेंट जो होता है वो सिंपली आके ऑब्जर्व करता है, सॉरी रिसर्चर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहता है कि जी एमएससी सेकंड जो है, how much they are learning in the research course, so they will not ask a question from you people, any of from any of your classmates, किसी से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो रिस्पोंडेंट क्या रिसर्चर क्या करेगा, he or she will simply enter into the class, he will sit silently in your class and he will observe द होल सिनेरियो, ठीक है। वो ऑब्जर्व करेगा और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी जो एलैबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है, जो भी डाटा एनालिसिस है वो करेगा, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशनल सर्विस कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी पर्सनल इंटरव्यूज। अगर हम पर्सनल इंटरव्यूज की बात करते हैं कि अगर आप इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है, तो उसके उसने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं कि अगर आप पर्सनली जाके किसी से इंटरव्यू करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि फॉर एग्जांपल देखें आपको कोई चीज क्लेरिफाई नहीं हुई है रिस्पोंडेंट को, तो वो क्लेरिफाई आपका जो है ना वो उस वक्त ही आपको रिसर्चर आपको क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डाउट्स हैं या आपके पास कोई नॉन वर्बल क्यूज है, जैसे कुछ चीज समझ नहीं आ रही आपको, ठीक है। सिमिलरली जब आप किसी के पास चले जाते हैं ना और आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो जाहिर है वो तो बाउंड हो जाता है ना आपको आंसर देते हुए। तो ये होता है कि वो उसमें कोऑपरेशन लेवल जो होता है ना, ये जो आपका रिस्पॉन्स रेट इसको कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। जाहिर है अब आप किसी के सामने बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आगे से ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने आपको जवाब नहीं देना, डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड तो करेगा ना, ठीक है। सिमिलरली जो है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए जब आप पर्सनली जाके इंटरव्यूज करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इट विल कंज्यूम मोर कॉस्ट, टाइम आपका बहुत इसमें लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू कवर अ लार्ज लार्ज जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि देखिए अभी तो हम लोग ने डाटा कलेक्ट करना है जैसे पिंडी से या किसी स्पेसिफिक एरिया से, तो डजंट मैटर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी बहुत बड़े जियोग्राफिकल लोकेशन को कवर करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपने जो है वो पूरे पंजाब से डाटा कलेक्ट करना है या पूरे पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करना है, यू आर गोइंग टू स्टडी द होल पाकिस्तान, किसी एक टॉपिक पे पाकिस्तान पे स्टडी कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप फिर उस केस में फिर ये जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं ना, ये फिर इतने फिजिबल नहीं होते, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। इसकी एक और चीज जो देखिए लास्ट में इसने सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सम रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। सम टाइम ऐसे भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाए कोई बंदा और मुझसे आके क्वेश्चन करना शुरू कर दे, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन, और स्ट्रेंजर होगा, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली हेजिटेट टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सम टाइम ये भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि ट्रेन इंटरव्यूज होने चाहिए, ठीक है। कि आप जो इंटरव्यू लेगा वो तो उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल गेन करे रिस्पोंडेंट का, किस तरह से ट्रस्ट डेवलप करे, ताकि वो मतलब किस तरह से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, या उसका द वे ही शी टॉक्स टू द रिस्पोंडेंट, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट जो है वो इजी फील करे बात करते हुए, बजाय इसके कि वो हेजिटेशन फील करे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जो इंटरव्यूज आप ले सकते हैं, एक तो होता है कि आप पर्सनली आप जाके इंटरव्यूज दें, एक होता है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज का मतलब ये होता है कि आप फोन पे कॉल करके जो है ना इंटरव्यूज देते हैं। उसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्कम्फर्ट फील करता है फेस टू फेस इंटरव्यूज में, तो वो इसमें जो है ना वो एक चीज होती है वो जो कि खत्म हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से
अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो जाहिर है आने जाने में एक बंदे के पास, दूसरे के पास ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, तो फोन पे आप ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट भी कम आती है। डिसएडवांटेज ये होती है कि आप जहाँ आप किसी के पास बैठे हुए हैं, तो आप अगर 15 से 20-25 मिनट भी बैठ जाएंगे तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन फोन पे आप किसी से इतनी लंबी आपको टाइम दे भी नहीं सकता, ठीक है। सिमिलरली रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, आप किसी को फोन कर रहे हैं, वो फोन का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, रिस्पॉन्स रेट कम होता है, ठीक है। सिमिलरली आप जो है ना, एक होता है कि आपको एक तो ना मुंह से आपको कोई आंसर देगा तो उसको आपको रिस्पॉन्स रेट मिलेगा, एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन से आपको अंदाजा हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, या उसके क्या बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगाते हैं। तो जब आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज देते हैं तो उसमें आप अगले बंदे की ना बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज यू कांट सी द पर्सन, ठीक है। सो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं जी क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर क्या चीज होती है और हम लोग किस तरह से क्वेश्चनेयर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Questionnaires are one of the simple method for the data collection if you are concerned with the primary data. अगर आप लोग प्राइमरी डाटा की बात करते हैं, अगर आप लोग काम जो है वो प्राइमरी डाटा पे कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू कलेक्ट द डाटा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स, ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद जाके क्वेश्चनर फिलअप कराते हैं। एक होता है मेल क्वेश्चनर्स, ठीक है, मेल क्वेश्चनर्स के ये मतलब ये होता है कि थ्रू द ईमेल आप क्वेश्चनर्स को फिलअप कराते हैं। जैसे मेरे पास भी बहुत दिन में हजारों मेल्स आई हुई होती हैं कि कोई पीएचडी की होती है, कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, कोई फॉरेन से आई हुई होती है कि हमें ये वाला हम यूनिवर्सिटी टीचर्स पे वो है रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें ये क्वेश्चन फिलअप कर दें एंड सो ऑन। सो अब सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने इंटरव्यूज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं, तो अगर आप पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स की टेक्निक यूज करते हैं, उस केस में क्या एडवांटेजेस होंगे या उस केस में क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स में उसका एडवांटेजेस ये होता है कि आपके पास जो है वो रिस्पोंडेंट को आप रिस्पोंडेंट को अंडरस्टैंड करा सकते हैं क्वेश्चन, अगर उनको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि अगर कोई इशू है वो भी रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जो है, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हो, तो जाहिर है जियोग्राफिकल लोकेशन आप कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि इसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जाहिर है टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है अगर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स की बात करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग मेल क्वेश्चनर्स की बात करें, तो मेल क्वेश्चनर्स में हमारे पास क्या होता है कि मेल क्वेश्चनर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने थ्रू ईमेल क्वेश्चनर जो है ना वो सेंड करना होता है टू द रिस्पोंडेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये अब जैसे अभी आप लोग जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स नहीं फिलअप करा सकते, जैसे लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसे हुआ था, ड्यू टू द लॉकडाउन स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर नहीं जा सके थे, तो उन्होंने थ्रू द गूगल जो फॉर्म था उन्होंने क्वेश्चनर्स को फिलअप कराया था। तो इसका क्या मतलब है कि थ्रू द ईमेल आप जो ना वो क्वेश्चन फिलअप कराते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है ना, वो ये होता है कि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके हम एडवांटेजेस देखें, तो एडवांटेजेस में ये होता है कि आप लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को यानी आप फॉर एग्जांपल आप बैठे बैठे आप क्लिक करेंगे तो आप 40 लोगों को ईमेल सेंड कर देते हैं विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, आपका कॉस्ट कम आती है उस पर। लेकिन डिसएडवांटेजेस का सिर्फ एक सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि आपका जो है ना ये आप रिस्पॉन्स रेट उसमें बहुत कम होता है। तो उसका तरीका यही होता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को सेंड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 50 रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो आप एटलीस्ट 100 लोगों को सेंड करें, ताकि कम से कम 50 तो रिस्पॉन्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये तरीका इसका होता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कुछ ज्यादा लोगों को मेल कर दें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन डिजाइन किस तरह से किया जाता है। नो, अगर आप इस पिक्चर को जो आपके सामने गिवन है इसको देखें, तो इनफैक्ट ये सारा का सारा जो है ना वो आउटलाइंस हैं जिसके थ्रू हमने क्वेश्चनर्स को डिजाइन करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो डाटा कलेक्शन मेथड 3 तरह के होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज। अच्छा, क्वेश्चनर्स जो है वो हमारे पास जो हम डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ द वर्डिंग फर्स्ट,
ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट, इनको ये एक एक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द मेजरमेंट। थर्ड जो है वो आता है आपके पास जनरल गेटअप, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग्स में क्या आता है, सबसे पहले कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, वर्डिंग एंड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस, सीक्वेंसेस, sequencing, classification of the data of personal information, that all comes under the category of principle of the wording. This is the very first step जो कि हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। सेकंड क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि आप कैटेगराइजेशन कैसे कर रहे हैं, कोडिंग क्या यूज कर रहे हैं, स्केलिंग क्या कर रहे हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आप कैसे चेक कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द जर्नल अपीयरेंस, जनरल गेटअप, उसमें अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन टू द रिस्पोंडेंट आ जाएगा, एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द वर्डिंग में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ द वर्डिंग में जो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है वो ये आती है कि द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चंस कितने अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये आती है कि जी किस तरह से क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चंस आर वर्डेड, यानी आप लोगों ने क्या लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, आपने किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं और किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैं फिर आपको बता दूं सिंपल के इसके अंदर आता क्या है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है जी सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप लोगों ने किस किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। सबसे पहले आपके पास जो आता है वो हमारे पास आता है जी content and the purpose of the questions. Now, what does we mean by the content and purpose of the questions? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव नेचर वेरिएबल्स की, ठीक है, इनफैक्ट प्राइमरी डाटा में ज्यादा काम जो होता है वो सब्जेक्टिव नेचर वेरिएबल्स पे होता है, जो कि हम लोग जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट वी हैव डिड इन द लास्ट चैप्टर, ऑपरेशनलाइजेशन जो हमने की है वो सारी की सारी किस तरह के वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी हम सब्जेक्टिव नेचर वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें सब्जेक्टिव नेचर वेरिएबल्स है, परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इस तरह के वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो उनके लिए क्या यूज करते हैं, डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, विच वी ऑलरेडी वी हैव डिड दिस थिंग। अब द कंटेंट ऑफ द पर्पस ऑफ क्वेश्चन में ये कहता है कि आप लोगों ने जो एलिमेंट्स और डायमेंशंस यूज की हैं वो आप लोगों ने क्या प्रॉपर एलिमेंट्स और डायमेंशंस बनाई हैं, ठीक है, क्या हैव यू यूज द प्रॉपर एलिमेंट्स एंड डायमेंशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द जो रिसर्च है उसके लिए, ठीक है। और जो क्या the purpose of each question should be carefully considered, ठीक है, so that the variables are adequately measured, ताकि आप लोग जो है ना वेरिएबल्स को प्रॉपरली मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव सेड कि सैलरी एक फैक्टर है जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करता है, नो व्हाट आर द एलिमेंट्स जो कि मैंने जनरेट किए हैं इन ऑर्डर टू मेजर द सैलरी, इन ऑर्डर टू मेजर द सैलरी, और सैलरी किस चीज को मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को, तो कितना केयरफुली मैंने एलिमेंट्स को ड्रॉ किया है सो दैट थ्रू द सैलरी आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोगों ने कितना एडिक्वेटली जो है एलिमेंट्स और डायमेंशंस को फाइंड आउट किया है सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली मेजर दीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड यू कैन प्रॉपर्ली मेजर द मेन कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा परफॉर्मेंस को मैं सैलरी के थ्रू मेजर कर रही हूँ या परफॉर्मेंस को मैं वर्किंग आवर्स के थ्रू मेजर कर रही हूँ, तो सैलरी के जो मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं, वर्किंग आवर्स के जो मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली और एडिक्वेटली बनाए गए हैं, ठीक है। सो द कंटेंट पर्पस ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि हाउ एडिक्वेटली यू हैव ऑपरेशनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कह दूं कि आप लोगों ने कितनी जो है ना वो केयरफुली और एडिक्वेटली जो है आपने कॉन्सेप्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया है। When I am going to use the word operationalize, it means that I am talking about the dimensions and elements, ठीक है, कि कितनी प्रॉपर्ली आपने वो बनाई है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग क्या है आपके पास कि लैंग्वेज एंड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस। लैंग्वेज एंड वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि what type of the language and what type of the wording you are going to use to make the question.
क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन को सेंटेंस में यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना, जैसे देखें डज सैलरी इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा जो सब स्टूडेंट्स के, डोंट यूज द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर क्वेश्चंस। डिफिकल्ट वर्ड का मतलब ये है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स की नॉर्मली आदत होती है कि वो रिस्पोंडेंट को इम्प्रेस करने के लिए, या फॉर एग्जांपल हम लोग के पास असाइनमेंट जैसे आती हैं स्टूडेंट्स की, तो वो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं जी, वो साइनोनिमस में जाके ना तो सबसे मुश्किल वर्ड जो होता है ना वो लिख देते हैं, ताकि जो है ना वो मुश्किल वर्ड लिखते हैं कि ताकि टीचर इम्प्रेस हो गए, बड़ी अच्छा इसने किया है, ठीक है। डोंट डू दिस। क्वेश्चन में इस किस्म के वर्ड्स मत यूज करें कि आपके रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन को समझने के लिए पहले जो है ना वो डिक्शनरी खोले, भाई इसका मतलब क्या है। यूज एज सिंपल एज लैंग्वेज यू कैन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, लेकिन इतनी सिंपल भी ना हो ना कि व्हाट इज दिस एंड दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, इस तरह की लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए। द लैंग्वेज एंड द वर्डिंग विच यू आर यूजिंग इन योर क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक लेवल, आप लोगों का जो एकेडमिक लेवल है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। बट the content of the question should be very simple and clear, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और कोई डिफिकल्ट वर्ड या जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल वर्ड नहीं यूज करने आप लोगों ने, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज आप लोगों ने यूज करनी है, ठीक है। सो द लैंग्वेज एंड वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन को अगर मैं एक वर्ड में इसको मैं कह दूं कि व्हाट डज वी मीन बाय दिस थिंग, तो इसका मतलब है कि द लैंग्वेज एंड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक लेवल ऑफ द रिसर्चर, ठीक है, and that's all. No need to use the difficult word in the questionnaire, no need to use the such kind of word in the questionnaire जो कि respondent को बजाय इसके कि वो question का concept समझे, वो question ही को समझना शुरू कर दे। Got it? ठीक है? So this is what is we are talking about the language and the wording of the question. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी types and the forms of the question. Types and forms of the question का मतलब ये होगा, इसमें हम क्या चीज देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और कौन से टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, और कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन होते हैं जो कि यू मस्ट अवॉइड फॉर इंक्लूजन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आता है आपके पास जी टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चन में ओपन एंडेड वर्सेस द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। व्हाट डज वी मीन बाय द ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड व्हाट डज वी मीन बाय द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। देखिए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है जिसमें रिस्पोंडेंट्स को ऑप्शन नहीं दी जाती कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक आंसर दे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला स्केल यूज करते हैं इंटरवल स्केल, ठीक है, इंटरवल स्केल का क्या मतलब है कि यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सी है, जैसे आपने 5 कैटेगरीज बता दी है ना, ऐसे ही बताइए ना 5 कैटेगरीज, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अब आपने रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो इन्हीं में से किसी एक को टिक करे, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी रिस्पोंडेंट इज सपोज टू गिव द आंसर अमंग दीज वन ऑफ दीज कैटेगरीज। इसका मतलब ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है जिसमें रिस्पोंडेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डाइकोटोमी स्केल बताया, डाइकोटोमी स्केल का क्या मतलब था कि आपके पास 2 कैटेगरीज है, यस और नो, तो रिस्पोंडेंट रिस्ट्रिक्टेड है कि यस या आंसर में यस को टिक करे या नो को टिक करे। या अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं कि जी किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो कैटेगराइज उन्हीं कैटेगरीज में से आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन, अपनी मर्जी के मुताबिक आप आंसर नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू द स्केल गिवन इन द क्वेश्चन है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे। इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। नाउ व्हाट डज वी मीन बाय द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपने नॉर्मली क्वेश्चन में देखा होगा कि आप लोग क्वेश्चन के एंड पे ना क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट से कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें दें। इसमें 2-3 ब्लैंक लाइंस लगी हुई होती हैं कि जी आप सजेशंस दें या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इन विच द रिस्पोंडेंट इज ओपन टू गिव द आंसर, ठीक है, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको ओपन किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका आंसर दें। दिस इज कॉल्ड द ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके क्वेश्चन है में अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने क्वेश्चन है में 25 क्वेश्चंस डालने, ठीक है। अब 25 क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 25 क्वेश्चन किस तरह से होंगे। देखिए, आप लोगों के पास जो है वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एवरी स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट है उसके, और आई थिंक हर स्टूडेंट के 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो है, हर बच्चे के 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है।
अच्छा 4 independent variables है. In order to measure every variable, you will have to ask the 4 question. यानी एक वेरिएबल को मेजर करने के लिए आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं. So इसका क्या मतलब हुआ कि 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 4 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस हो गए? 16. ठीक हो गया. अब बाकी बचा